हेलो फ्रेंड्स। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कड़ी में हम लोग शिक्षा नीति का दूसरा भाग डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम लोगों ने हायर एजुकेशन के कुछ बिंदु पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आज की चर्चा हमारी उसके आगे की है। तो आज हम लोग जो सबसे पहला बिंदु डिस्कस कर रहे हैं वो है NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा पहला बिंदु है NRF यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यानी राष्ट्रीय शोध कोष की बारे में हो रही बात। अब ये राष्ट्रीय शोध कोष या राष्ट्रीय शोध संगठन भी कह सकते हैं, फाउंडेशन क्या है इसके बारे में जरा चर्चा करते हैं। चूंकि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में उस कंट्री के रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बात को बेहतर तरीके से समझाते हुए हमसे बताती है कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में एक स्टडी हुई और उससे ये पता चला कि एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है और एजुकेशन में जो रिसर्च में हम इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला है। और स्टडी ये बताती है कि कोई भी कंट्री अपने रिसर्च में जितना इन्वेस्टमेंट करती है उसका 5 टाइम जो है वो रिटर्न मिलता है, अर्थात निवेश का 5 गुना वापस हमको शोध से मिलता है। जो कंट्री आज डेवलप है, चाहे वो जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, कोरिया हो, बहुत छोटे छोटे देश हैं और आज ये विश्व में बहुत अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में एक इकोनॉमिक कंट्री के रूप में स्टैब्लिश है। और उसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट रिसर्च पर अपने जीडीपी का एक खास हिस्सा इन्वेस्ट करती है। भारत में रिसर्च की जो स्थिति है वो बहुत पुअर है दोनों ही एस्पेक्ट पर। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पर तो एक तरीके से कुछ स्थिति अच्छी है, लेकिन अगर हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पर देखें तो इंडिया रिसर्च में कहीं आसपास जो है वो भटकता नहीं है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट है या जो हमारा बौद्धिक संपदा अनुभाग है उससे प्राप्त आंकड़े हमसे बताते हैं कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा कॉपीराइट की एप्लीकेशन या पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल होती हैं वो अमेरिका से होती हैं, चाइना से होती हैं, इजराइल से होती हैं, दक्षिण कोरिया से होती हैं। लगभग 15,000 के आसपास सालाना उनके आवेदन वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन भारत से जो आवेदन पहुँचते हैं वो लगभग जो है वो 300 आवेदन हैं और उन 300 आवेदन में से भी 80% जो आवेदन होते हैं भारतीय वो NRIs के होते हैं, अर्थात जो भारतीय विदेश में जाकर के बस गए हैं उनके होते हैं। तो यानी अगर हम 300 के आसपास का आंकड़ा भारतीयों का है और उसमें 80% NRI हैं तो आप समझ सकते हैं कि फिर भारतीयों की जो मूल भारतीय हैं, जो ओरिजिनल इंडियन है, उनका रेशो कहाँ पर जो है वो लैंड करता है। अगर हम आंकड़ों की दृष्टि से देखें तो ये पॉलिसी हमको बताती है कि भारत जो है प्रेजेंट टाइम में अपने जो जीडीपी का 0.69% है वो रिसर्च में इन्वेस्ट करता है, अर्थात पूरी की पूरी जो एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट है वो तो 4.43% के आसपास है ओवरऑल। लेकिन उसमें से जो रिसर्च पर इंडिया का इन्वेस्टमेंट है अपने जीडीपी का वो केवल और केवल है 0.69% ऑफ जीडीपी। जबकि अगर हम ये इंडिया की स्थिति है, जबकि हम वर्ल्ड पर बात करें तो अगर हम वहां पर कोरिया को ले लें तो उसका जो परसेंटेज है वो 4.2 है। अगर हम इजराइल का ले लें तो उसका है 4.3%, अर्थात इजराइल अपनी जीडीपी का 4.3% रिसर्च पर जो है वो
इन्वेस्ट करता। और इस राशि का व्यय होने का मतलब क्या है कि ये रिपोर्ट बताती है कि 1 लाख की जो पॉपुलेशन है, 1 लाख की पॉपुलेशन पर इंडिया में जो रिसर्चर हैं वो ओनली 15 है। ओनली 15 रिसर्चर काम कर रहे हैं। और अगर हम यही आंकड़ा चाइना में ले लें तो वहां 111 रिसर्चर हैं, और अगर हम इजराइल को ले लें तो वहां पर 825 रिसर्चर हैं। ये चाइना का फिगर है और ये इजराइल का फिगर है। तो आप समझिए कि भारत में 1 लाख की जनसंख्या पर केवल 15 शोधार्थी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की स्थिति क्या है यहाँ पर रिसर्च के क्षेत्र में। एग्जाम की दृष्टि से ये आंकड़ा भी महत्वपूर्ण याद रख सकते हैं आप कि भारत में 1 लाख की पॉपुलेशन पर कुल कितने शोधार्थी हैं या कितने शोध हो रहे हैं। और ये केवल किसी एक विषय विशेष में नहीं, ये पूरी ओवरऑल, यानी जो है साइंस को ले लें, टेक्निकल एजुकेशन को ले लें, साइंस एजुकेशन को ले लें, सोशल साइंस को ले लें, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, यानी भारत में जो जितने भी विषयों में शोध हो रहा है उन सारे शोधों को मिलाकर के भी जो ये आंकड़ा है वो 15 शोधार्थियों का है 1 लाख की जनसंख्या पर। जबकि हम देख रहे हैं कि वही आंकड़ा इजराइल में 1 लाख की जनसंख्या पर 825 शोधार्थी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब वहां पर 1 लाख पर 825 शोधार्थी हैं और वो अपने जीडीपी, भारत पूरी शिक्षा पर अपने जीडीपी का 4.43% खर्च कर रहा, इजराइल पूरी जीडीपी का 4.3% केवल शोध पर खर्च कर रहा है। तो क्यों जो है एक छोटा सा देश आज पूरे विश्व में अग्रणी खड़ा है तमाम क्षेत्रों में, चाहे वो रक्षा अनुसंधान हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो लाइफ स्किल का हो, हर एक सेक्टर में इजराइल बहुत तेजी से आगे ग्रो किया और लगातार कर रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि स्टडी कहती है कि जब हम रिसर्च में जितना इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम आज 1 रुपया रिसर्च पर खर्च करेंगे तो कल उससे हमको 5 रुपए रिटर्न मिलेगा। तो जो 5 गुना एक रिटर्न है रिसर्च का, उसको ध्यान में रख करके ये जितनी भी कंट्रीज हैं वो रिसर्च पर पैसा खर्च कर रही है या रिसर्च को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है। अब बात आती है भारत के परिप्रेक्ष्य में। चूंकि भारत में जो शोध पर खर्च होने वाली राशि है वो बहुत कम है। दूसरा, भारत में जो शोध की मात्रात्मक स्थिति है वो भी बहुत अच्छी नहीं है, और जो गुणात्मक स्थिति है वो तो बहुत ही कम है, क्योंकि 300 में से अगर हम 80% निकाल दें तो 300 यानी 240 व्यक्ति तो एनआरआई हैं। लगभग 60 लोग ही भारत से जो है वो कॉपीराइट के लिए आवेदन करते हैं। तो ये जो दुर्दशा है भारतीय शोध जो है संप्रदाय की या शोध के क्षेत्र की, उसकी दिशा में ये पॉलिसी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो एक रिफॉर्म लेकर के आती है, और उसकी दिशा में ये बात करती है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। तो ये कुछ आंकड़े हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अब हम अपनी चर्चा को नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस की ओर लेकर के आते हैं। और ये क्यों चर्चा हमने की, ताकि आपको जरूर ये बात जो है महसूस हो सके इसकी आवश्यकता क्या थी। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगा क्या? ये करेगा पूरे इंडिया के अंदर, चूंकि अभी रिसर्च जो है वो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर जितने भी भारत में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हर एजुकेशन में रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोई एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई एक नेशनल नेटवर्क नहीं है, ना एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, ना एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ना एक दूसरे को इन्फॉर्म कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ना एक दूसरे को सहयोग मिल पा रहा है, ना एक दूसरे को सहायता मिल पा रही है, और कहीं कहीं पर एक ही काम को अलग जो है एक रिपीटिशन ऑफ रिसर्च भी हो जाता है, जिससे एक वेस्टेज का भी खतरा बना रहता है। दूसरा,
जो शोध में अग्रणी संस्थान है भी, वो अपने आप को आइसोलेट किए हुए हैं, अपने आप को जो स्वतंत्र रखे हुए। इससे जो स्वावस्था के शोध संस्थान है उनको एक मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। उनको ना तो तकनीकी मार्गदर्शन है, ना उनको आर्थिक जो है सहायता है। इस वजह से भारत में शोध की स्थिति दयनीय है। तो एनआरएफ क्या करेगा? चूंकि एनआरएफ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे हम इजराइल को ले लें, चाहे अमेरिका को ले लें, चाहे इंग्लैंड को ले लें, हर जगह पर एनआरएफ गठित है। यहाँ अगर हम इजराइल की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो इन सारे कंट्रीज में आज से 10-15 साल 20 साल पहले ही नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह का एक केंद्रीकृत एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन चुका था। तो ये पॉलिसी इन तमाम देशों से प्रेरणा लेकर के, और विशेष रूप से जो भारत का एनआरएफ होगा वो इंग्लैंड के एनआरएफ से प्रेरित है, और उसको ऑर्डर जो है आइडियल मान करके, उसको रोल मॉडल के रूप में रख करके भारत में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। अब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या करेगा? इसकी जो इसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू डेवलप द रिसर्च कल्चर इन इंडिया, अर्थात भारत में एक शोध संस्कृति का विकास करना। और भारत में शोध संस्कृति कैसे विकसित होगी? यानी जितने भी भारत में शोध से संबंधित सरकारी संस्थाएं हैं या जो निजी संस्थाएं हैं, उनके बीच एक समन्वय विकसित करना, उनके बीच एक नेटवर्क स्टैब्लिश करना, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ला करके काम करना। तो इसका काम क्या होगा? यानी राष्ट्रीय शोध कोष जो होगा या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा, इसका काम क्या होगा? पहला फॉर्म है डेवलप रिसर्च कल्चर इन इंडिया, यानी पूरे भारत में एक शोध संस्कृति का विकास करना। दूसरा, इंक्रीज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च इन इंडिया, अर्थात भारत में जो शोध का मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू है उसमें वृद्धि करना। तो भारत में एक रिसर्च कल्चर का विकास करना, और रिसर्च कल्चर के विकास के साथ भारत में दोनों स्तरों पर शोध में को बढ़ावा देना। शोध की मात्रा में मात्रात्मक स्तर पर भी वृद्धि करना है और गुणात्मक स्तर पर भी वृद्धि करना, अर्थात अधिक से अधिक शोध होंगे और जो शोध होंगे वो गुणवत्तापूर्ण होंगे। गुणवत्तापूर्ण शोध का मतलब है कि अधिक से अधिक भारत की तरफ से कॉपीराइट और पेटेंट की जो एप्लीकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट्स के पास जाएंगी, और वहां से भारत को अधिक से अधिक जो है वो पेटेंट मिलेंगे, कॉपीराइट्स मिलेंगे, और जो इंटरनेशनल जर्नल्स है वहां पर अच्छे से अच्छे जो है वो रिसर्च पेपर पब्लिश होंगे। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा पूरे इंडिया के अंदर जो रिसर्च का जो है वो एक तरह से रेगुलेशन करना, रिसर्च को एक तरीके से कंट्रोल करना। अर्थात ये होगी क्या एक तरीके से, इसके मुख्य दो काम होंगे। लेकिन अब ये वर्क कैसे करेगा? ये वर्क करेगा एज अ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यानी ये क्या होगा? एक तरीके का सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसर्च। ये भारत में शोध का एक केंद्रीय संस्थान होगा, और ये जो केंद्रीय संस्थान होगा ये करेगा क्या? ये केवल डिफेंस को छोड़ करके, यानी रक्षा अनुसंधान को छोड़ करके, अर्थात जो डीआरडीओ करता है, तमाम तरह की जो मिसाइल्स हैं या तमाम तरह के जो रिसर्च के एरिया में जो शोध होते हैं, और जो हमारे स्पेस रिसर्च है, अर्थात जो अंतरिक्ष का शोध है जहां इसरो काम करता है, और जो रक्षा अनुसंधान का क्षेत्र है, अर्थात जहां पर
DRDO काम करता है, इन 2 क्षेत्रों को छोड़ करके यानी अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान को छोड़ करके भारत में शोध के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों पर, उन सभी विषयों पर शोध को बढ़ावा देना या शोध जो है वो आयोजित कराना या शोध को करवाना इसका प्रमुख कार्य होगा। तो इसका जो काम होगा वो क्या होगा? रिसर्च इन ऑल सब्जेक्ट्स, यानी सभी विषयों में शोध आयोजित कराना। लेकिन यहां पर 2 चीजें छोड़ देंगे हम। एक तो हम स्पेस रिसर्च को छोड़ेंगे यहां पर, और दूसरा यहां पर डिफेंस रिसर्च को छोड़ेंगे। अर्थात जो अंतरिक्ष है और जो रक्षा का क्षेत्र है उसको छोड़ करके, क्योंकि इसके क्षेत्र में जो चूंकि ये बहुत राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इसलिए इस पर NRF का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जितने भी विषय हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, हर क्षेत्र में इसका जो है वो हस्तक्षेप होगा। हर विषय में ये शोध को आयोजित करवाएगा। हाँ, लेकिन अभी प्रारंभिक तौर पर ये जो शोध कराएगा वो मुख्य 4 विषयों पर कराएगा। यानी इसमें जो रिसर्च इन ऑल सब्जेक्ट्स है, बट उन सब्जेक्ट्स की 4 मेजर कैटेगरी यहाँ पर बताई गई हैं कि अभी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वो जो काम कराएगा वो कराएगा साइंस, फिर दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा आर्ट एंड ह्यूमैनिटी, एंड फोर्थ सोशल साइंस। यानी 4 मुख्य विषय होंगे: विज्ञान, तकनीकी, कला एवं मानविकी और सामाजिक विज्ञान। इन 4 क्षेत्रों में ये शोध का आयोजन करेगा प्रमुख अभी प्रारंभिक अवस्था में। लेकिन समय बीतने के साथ हम इसमें क्या करेंगे? समय बीतने के साथ हम इसके दायरे में एग्रीकल्चर रिसर्च को भी लेकर के आएंगे। समय के साथ साथ हम यहाँ पर मेडिकल रिसर्च को भी लेकर के आएंगे। समय के साथ साथ हम यहाँ एनवायरमेंटल रिसर्च को भी लेकर के आएंगे। तो हम आगे इसमें ये तमाम चीजें जोड़ेंगे, लेकिन अभी जो प्रमुखता से ये काम करेगा इन 4 क्षेत्रों में काम करेगा। तो अर्थात चाहे वो IIT हो, चाहे वो IIIT हो, NITs हो, यूनिवर्सिटीज हो या तमाम जो निजी संस्थान है उनसे संबंधित है, तो ये मुख्य 4 विषयों पर इसका ध्यान रहेगा। लेकिन आगे चल करके हम कृषि शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य शिक्षा से या चिकित्सा शिक्षा से और पर्यावरण आदि विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित शोधों को भी NRF के दायरे में लाएंगे। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा, चूंकि ये क्या है एक केंद्रीय संस्थान है और भारत में शोध को लेकर के एक जवाबदेह संस्थान होगा। इसका काम होगा आर्थिक मदद करना, पहला काम। ये जो हेल्प करेगा, यानी ये रिसर्च कल्चर डेवलप कैसे करेगा इंडिया में, NRF काम कैसे करेगा? ये NRF काम करेगा, सबसे पहले जो है वो स्पॉन्सर्ड करेगा ये रिसर्चेस को, यानी गुणवत्तापूर्ण शोध के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को रिसर्च जो है वो प्रोजेक्ट्स इशू करेगा और उनके लिए जो है वो इकोनॉमिकल हेल्प करेगा, उसको फाइनेंस करेगा, यानी आर्थिक मदद करेगा। दूसरा, ये काम करेगा एक कोऑर्डिनेशन, जितने भी भारत में शोध संस्थान है, चाहे वो निजी शोध संस्थान हो, चाहे वो सरकारी शोध संस्थान हो, ये सभी तरह के जो विश्वविद्यालय शोध से जुड़े हुए हैं या जो स्वतंत्र निकाय के रूप में शोध संस्थान है, तो भारत के जितने भी निजी शोध संस्थान है, सरकारी शोध संस्थान है, विश्वविद्यालय है या दूसरे अन्य शोध से जुड़े हुए संगठन है, उन सभी के बीच एक तकनीक आधारित तंत्र का विकास करेगा
और एक दूसरे को जो तकनीकी सहायता है शोध के संदर्भ में, अर्थात ये केवल आर्थिक सहायता नहीं देगा बल्कि संस्थानों को, जो शैशवावस्था के संस्थान है, चाहे वो महाविद्यालय हो चाहे वो विश्वविद्यालय हो, जहां पर अभी शोध बहुत आरंभिक अवस्था में है, बहुत अभी शिशु अवस्था में है, वहां पर शोध को बढ़ावा देने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शोध कराने के लिए ये उनको आर्थिक मदद के साथ साथ तकनीकी मदद देगा और शोध के लेकर के वहां जागरूकता फैलाएगा, तमाम तरह के आयोजन कराएगा। तो पहला काम एनआरएफ क्या है? एनआरएफ एक कोऑर्डिनेशन बॉडी होगा, किसके बीच? तमाम तरह के जो पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट्स है उनके बीच ये कोऑर्डिनेशन डेवलप करेगा, उनकी रिसर्च को जो है वो फाइनेंस करेगा, उनको रिसर्च जो है टास्क देगा, उनको उनकी रिसर्च की मॉनिटरिंग भी करेगा, और जो क्वालिटेटिव रिसर्च होंगी उन रिसर्चेस को एक्नॉलेज भी करेगा, जो उत्कृष्ट शोध होंगे, जो उत्कृष्ट शोधकर्ता होंगे उनको ये पुरस्कृत भी करेगा, उनको प्रोत्साहित भी करेगा, उनके लिए बाकायदा पुरस्कार का भी प्रावधान होगा। दूसरा, क्योंकि शोध करना क्या है, शोध की जरूरत किसको है, तो उसके लिए ये क्या करेगा, जो हमारा जो इंडस्ट्रीज है यानी जो उद्योग है और जो शोध संस्थान है और जो शोधार्थी हैं, ये इन तीनों के बीच भी एक समन्वय विस्थापित करने की कोशिश करेगा। जो इसका मेन एक रोल होगा, क्योंकि रिसर्च का यूज कहां पर है, रिसर्च से देश को कैसे लाभ होगा, अगर वो रिसर्च से जो नॉलेज प्रोड्यूस हो रही है वो हमारी इंडस्ट्री को मिले, अर्थात ये जो काम करेगा यानी जो हमारे रिसर्चर हैं, दूसरा जो हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और तीसरा जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग हैं, ये इन तीनों के बीच क्या करेगा, एक कोऑर्डिनेशन डेवलप कराएगा। एनआरएफ क्या करेगा, इन तीनों के बीच एक जो है एक कोऑर्डिनेशन डेवलप कराएगा, ताकि क्या है यानी इनकी जरूरतें क्या है, इंडस्ट्रीज को क्या नीड है वो रिसर्चर को पता चले, और रिसर्चर को क्या नीड है उसकी नीड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरा करे। तो तमाम तरह, चूंकि कोई रिसर्चर होगा किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड होकर के रिसर्च करेगा, तो ये तीनों के बीच एक बेहतर तालमेल स्थापित करना, क्योंकि भारत में इसी चीज का अभाव है, तालमेल का अभाव है। भारत में पोटेंशियल बहुत है, क्षमताएं बहुत है, मैन पावर बहुत है, ब्रेन बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भारत में एक शोध संस्कृति का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? जब भारतीय छात्र विदेश में जाकर के विदेश विश्वविद्यालयों में अध्ययन करते हैं तो वहां तो वो बहुत अच्छे अच्छे शोध कर लेते हैं, लेकिन जब वो विद्यार्थी भारत में रहते हैं तो यहाँ पर वो अच्छा शोध क्यों नहीं कर पाते? उसके मूल में कहीं ना कहीं जो है एक ढांचागत समस्या है शोध से संबंधित। तो वो जो ढांचागत जो एक समस्या है, उस ढांचागत समस्या को सुधारने हेतु ही इस एनआरएफ का गठन किया गया है। तो मुख्य जो बातें हैं वो क्या ध्यान में रखनी है एनआरएफ के बारे में? एनआरएफ है क्या? एनआरएफ भारत का शोध के संदर्भ में बनाया गया एक राष्ट्रीय संस्थान होगा, एक नेशनल इंस्टीट्यूट होगा। दूसरा, ये भारत में सभी तरह की रिसर्चेस को लेकर के रिस्पॉन्सिबल होगा, स्पेस एंड डिफेंस रिसर्च को छोड़ करके। प्रारंभ में ये रिसर्च के 4 सेक्टर्स को कवर करेगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, लेकिन आगे चल के इसमें दूसरे अन्य सब्जेक्ट्स को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ये भारत के सभी पब्लिक, प्राइवेट एंड जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन होंगे उनको क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च करने के लिए इकोनॉमिकल हेल्प करेगा, टेक्निकल हेल्प करेगा। दूसरा, तमाम जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बीच एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, एक प्रॉपर चैनल, एक प्रॉपर नेटवर्क स्टैब्लिश करने की बात करेगा। दूसरा, ये रिसर्चर, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रीज के बीच एक तालमेल स्थापित करने की बात करेगा ताकि सुचारू रूप से शोध हो सके। और एक अंतिम बात, ये रिसर्च को तमाम जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ टाई अप कराने की कोशिश करेगा और भारतीय रिसर्च को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जाने का एक जो है एक जरिया बनेगा, उसको एक पहचान दिलाएगा और जो भारतीय शोध संस्थान है उनका
तमाम जो विदेशी शोध संस्थान है उनके साथ समझौता कराएगा, उनके साथ एक जो है रिसर्च शेयरिंग पॉलिसी बनाएगा, जिससे इंडियन रिसर्चर्स को एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी जो है मिल सके, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल सके। और अंतिम बात, जो भारत के अंदर उत्कृष्ट शोध करेंगे, एक्सीलेंट रिसर्चेस होंगी, एक्सीलेंट रिसर्च वर्क होंगे, उनको ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिकॉग्नाइज करेगा, उनको ये जो है वो इन्फोर्स करेगा, उनके लिए तमाम तरह के जो है प्रोत्साहन के प्रावधान भी करेगा हमारा एनआरएफ। तो इसका मुख्य काम क्या है? इंडिया के अंदर एक रिसर्च कल्चर को इस्टेब्लिश करना। क्लियर? चलिए अब एक दूसरे सजेशंस की ओर चलते हैं, और वो सजेशन है टीचर एजुकेशन का। तो आज का दूसरा टॉपिक लेते हैं अध्यापक शिक्षा के बारे में, यानी टीचर एजुकेशन के बारे में कि क्या कहती है ये पॉलिसी। चूंकि किसी भी देश की निर्माण प्रक्रिया में शिक्षकों की जो भूमिका होती है वो बड़ी महती भूमिका होती है, और उस महती भूमिका को पहचानते हुए, मानते हुए ये शिक्षा नीति अध्यापक शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में भी बहुत सारे प्रावधान करती है, बहुत सारे बदलाव को लेकर के आती है। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ टीचर एजुकेशन होगा फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर लेवल, उसके बारे में ये क्या कहती है, जरा उसकी हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो इस पॉलिसी का वर्तमान अध्यापक शिक्षा के बारे में कमेंट क्या है, जरा वो जान लेना जरूरी है। इस शिक्षा नीति ने अध्यापक शिक्षा के बारे में जो पहली तल्ख टिप्पणी की है वो ये है कि जो हमारे अध्यापक हैं, या जो हमारी की पूरी जो अध्यापक शिक्षा है, वो अध्यापक शिक्षा शिक्षण शास्त्र आधारित हो गई है। अर्थात हम अपने अध्यापकों को केवल पढ़ाने का विज्ञान या पढ़ाने की कला हम केवल सिखा पा रहे हैं, या हमारी अध्यापक शिक्षा केवल पढ़ाने के विज्ञान यानी पेडागॉजी या शिक्षण शास्त्र का ज्ञान उपलब्ध कराती है, विषय का ज्ञान हमारे शिक्षकों को नहीं देती है, जिसके कारण हमारे शिक्षक पढ़ाने की कला आते हुए भी कक्षा के अंदर विद्यार्थियों को पढ़ा नहीं पाते, क्योंकि उन्हें अपने विषय का ही पर्याप्त ज्ञान या जो है समुचित ज्ञान नहीं है। तो सबसे तल्ख टिप्पणी यही है। दूसरी जो तल्ख टिप्पणी उसने की है कि भारत में जो अध्यापक शिक्षा है वो कमर्शलाइजेशन का शिकार हो चुकी है, अर्थात वो एक व्यवसायीकरण की जो है वो भेंट चढ़ चुकी है। और भारत में अगर किसी भी एजुकेशन का सबसे ज्यादा कमर्शलाइजेशन हुआ है या व्यवसायीकरण हुआ है तो वो है अध्यापक शिक्षा का। तो दूसरी जो टिप्पणी है इस पॉलिसी की वो है अध्यापक शिक्षा के व्यवसायीकरण के बारे में, और इसका कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर केवल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है, वहां पर टीचर्स ट्रेनिंग का ना तो कोई स्ट्रक्चर है, ना कोई एनवायरनमेंट है, और ना ही ट्रेनर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पर फैक्ट्री है सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की। तो ये दो मुख्य टिप्पणियों को ध्यान में रख करके ही ये पॉलिसी अध्यापक शिक्षा के बारे में अपना प्रतिवेदन करती है, अपना सुझाव देती है। पहली सुझाव कि इसने जो अध्यापक शिक्षा का एक कमर्शलाइजेशन हुआ है उस कमर्शलाइजेशन की वजह से जो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट डैमेज हुआ है टीचर एजुकेशन का, उसको ये बहुत हार्डली कंट्रोल करने की बात कहती है। और पॉलिसी ये कहती है कि हमें अतीत की जो हमारी समस्याएं रही हैं और जो वर्तमान में हमारे तमाम तरह की जो हमारी चुनौतियों हैं, उन चुनौतियों को दरकिनार करते हुए हमें अध्यापक शिक्षा के बारे में कठोर से कठोर कदम उठाने ही होंगे हर हाल में। अर्थात बहुत ज्यादा एक बल प्रदान करते हुए ये पॉलिसी कहती है कि हमें जो खराब गुणवत्ता वाले या जो स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, या जिसे हम शॉर्टकट में TEIs बोलेंगे यहाँ पर, तो जितने भी पुअर एंड इम्प्रॉपर TEIs हैं उनको हार्डली क्लोज्ड करने की बात ये पॉलिसी कहती है। अर्थात जितने भी एकल अध्यापक शिक्षा के संस्थान होंगे
स्टैंड एलोन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हों, या तो उनको बंद किया जाए या फिर उनको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में कन्वर्ट कर दिया जाए और तब वहां पर अध्यापक शिक्षा का पाठ्यक्रम संचालित किया जाए। तो पहला इसका जो सुझाव है वो ये है कि जितने भी स्टैंड एलोन टीआईज हैं उनको क्लोज्ड किया जाए या फिर उन्हें कन्वर्टेड इनटू मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो वन बाय वन करके जरा हम इसका कमेंट्स लेते हैं या सजेशंस लेते हैं। तो पहला इसका सजेशन है क्लोज्ड ऑल स्टैंड एलोन टीआईज, यहां पर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट समझेंगे, आर converted into multidisciplinary एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो दो बातें हैं, या तो वो जो एकल अध्यापक शिक्षा संस्थान है उनको बंद कर दिया जाए हार्डली, या फिर उन संस्थानों को बहुविषयक शैक्षिक संस्थानों में रूपांतरित कर दिया जाए या बदल दिया जाए, अर्थात वहां पर बहु अनुशासिक या बहु विषयिक जो संस्थान हैं उनमें उनको रूपांतरित किया जाए। इसका मतलब है कि ये पॉलिसी कहती है कि अब जो हम टीचर एजुकेशन चलाएंगे वो केवल और केवल मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में ही जो होगी वो टीचर एजुकेशन संचालित होगी। इसका मतलब ये है कि इस पूरे का पूरा जो ये जो रिकमेंडेशंस है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक ही निष्कर्ष निकलता है कि टीचर एजुकेशन इज working only, या टीचर एजुकेशन will provided only in multidisciplinary एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, अर्थात जो बहु अनुशासिक शैक्षिक संस्थान होंगे उनमें ही केवल टीचर एजुकेशन दी जाएगी या संचालित होगी। पहला सुझाव तो ये है। दूसरा, ये पॉलिसी कहती है कि 2030 से स्कूल एजुकेशन में रिक्रूट होने के लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड जो हुआ वो मिनिमम एलिजिबिलिटी होगा। तो दूसरा सुझाव है, सिंस 2030 4 ईयर बीएड integrated program will be minimum eligibility of teacher in school education, अर्थात विद्यालयी शिक्षा में शिक्षक की नियुक्ति के लिए 4 इयर्स जो बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा, यानी 4 वर्षीय जो एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम होगा या कार्यक्रम होगा, वो न्यूनतम योग्यता के रूप में रखा जाएगा अध्यापक शिक्षा का 2030 से। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है वो एक बदलाव है विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में अध्यापक नियुक्ति का जो प्रोविजन है। तो ये पॉलिसी कहती है कि 2030 से विद्यालय अर्थात चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे अपर प्राइमरी हो, चाहे वो
सेकेंडरी हो या हायर सेकेंडरी हो, जो अब सेकेंडरी तक सीमित रह गया नए स्ट्रक्चर में, तो वहां पर पूरी की पूरी जो स्कूल एजुकेशन है, उस स्कूल एजुकेशन में एज ए टीचर अपॉइंट होने के लिए 4 इयर्स जो बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी के रूप में रखा जाएगा। अर्थात ये पॉलिसी 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की बात कहती है। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर कि ये पॉलिसी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम को लॉन्च नहीं करती है, क्योंकि इस पॉलिसी के पहले ही भारत में 4 वर्षीय जो बीएड पाठ्यक्रम है वो 2015 से ही संचालित है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, पहले भी हमने चर्चा की है कि भारत में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को स्टार्ट करने वाला पहला विश्वविद्यालय है और 2015-16 से वो पाठ्यक्रम वहां पर संचालित हो रहा है। हाँ, अब ये 4 वर्षीय जो बीएड पाठ्यक्रम होगा वो क्या है, तो एक तीसरा बिंदु यहाँ पर देखते हैं। उसको देखने से पहले एक जो बात हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं वो है कि वो जो 4 इयर्स बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा वो क्या होगा, वो एक डुअल डिग्री प्रोग्राम होगा। 4 इयर्स बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम क्या है, एक डुअल डिग्री प्रोग्राम है। अब ये डुअल डिग्री प्रोग्राम क्यों है, अर्थात यहां पर व्यक्ति को ये जो प्रोग्राम चलेगा वो बीएससी प्लस बीएड हो सकता है, पहला, बीए प्लस बीएड होगा, तीसरा, या ये बीकॉम प्लस बीएड हो सकता है। तो एक यानी यहां पर 2 डिग्री मिलेंगी, एक तो यूजी की डिग्री मिलेगी स्टूडेंट को और दूसरा यहां पर उसको बीएड की डिग्री मिलेगी। तो इन 4 सालों में विद्यार्थी को वो 4 डिग्रियां मिलेंगी। अब प्रश्न यहां पर आता है कि ये नॉर्मल बीएड प्रोग्राम और ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम होगा, इसमें ये पॉलिसी इसको क्यों तवज्जो दे रही है। तो उस तवज्जो के पीछे एक कारण है जो हमने कहा कि जिसने इस पॉलिसी ने जो एक तल्ख टिप्पणी की, जो सबसे पहली टिप्पणी थी, वो टिप्पणी थी कि हमारे जो शिक्षक हैं वो शिक्षण शास्त्र में तो निपुण है लेकिन अपने विषय में बहुत कमजोर हैं। अर्थात उनको जो है वो अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है। उन्हें पढ़ाने का विज्ञान तो पता है, पढ़ाने की कला भी पता है कि कैसे पढ़ाना है, लेकिन क्या पढ़ाना है वही नहीं पता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम डुअल प्रोग्राम करेंगे तो यहाँ पर हम उसको सब्जेक्ट नॉलेज अब देंगे और प्लस यहाँ पर हम उसको शिक्षण शास्त्र पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो वो जो 4 साल होगा, अब 4 साल यानी इससे होगा क्या, इससे होगा हमको यहाँ पर सब्जेक्ट नॉलेज भी दिया जाएगा और प्लस यहां पर हम उसको पेडागॉजी भी पढ़ाएंगे। तो ये जो डुअल प्रोग्राम होगा या जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा वो हमारी टीचर एजुकेशन की जो आज की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को रिड्यूस करेगा। और हमारी आज की टीचर एजुकेशन की प्रॉब्लम क्या है कि हमारे टीचर्स को अपने सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, उनको विषय का ज्ञान नहीं है। तो ये जो केवल उनको पेडागॉजी का या शिक्षण शास्त्र का ज्ञान है, तो वो जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हमारी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा और हमारे टीचर अब जो टीचिंग आर्ट, टीचिंग का साइंस है यानी जो पेडागॉजी है, उस पेडागॉजी में भी जो है वो एक्सपर्ट होंगे और उस पर भी वो जो कॉम्पिटेबल होंगे और उनको सब्जेक्ट नॉलेज भी भरपूर मात्रा में होगा, जिससे हमारे जो शिक्षक होंगे ना केवल विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से पढ़ा पाएंगे बल्कि उन्हें अपने विषय से संबंधित अक्षर ज्ञान भी डिलीवर कर पाएंगे। तो जो दूसरा बिंदु पहला था कि ये जो है वो एकल अध्यापक शिक्षा संस्थानों को बंद करके उन्हें बहु अनुशासनिक जो है वो शैक्षिक संस्थानों में रूपांतरित करना, और दूसरा सुझाव था कि 2030 से विद्यालय शिक्षा में नियुक्ति के लिए 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम या कार्यक्रम एक न्यूनतम आवश्यक योग्यता के रूप में रखा जाएगा या होगा।
और ये जो 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम होगा ये डुअल डिग्री प्रोग्राम होगा, जिसमें हम यूजी के साथ साथ बीएड की डिग्री देंगे। और ये जो प्रोग्राम होगा, ये प्रोग्राम हमारे जो है शिक्षकों को, भावी शिक्षकों को ना केवल सब्जेक्ट नॉलेज उपलब्ध कराएगा बल्कि उनको पेडोलॉजी भी साथ साथ देगा। अब 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम के बारे में इसका और सुझाव है। ये पॉलिसी कहती है कि ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा ये केवल और केवल टाइप 1 और टाइप 2 इंस्टीट्यूट्स में ही चलेगा। क्योंकि जब हम लोगों ने HEIS का क्लासिफिकेशन देखा था तो हमने कहा था कि भारत में जो उच्च शैक्षिक संस्थान है वो 3 वर्गों में होंगे, टाइप 1 इंस्टीट्यूट, टाइप 2 इंस्टीट्यूट्स एंड टाइप 3। टाइप 1 में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी, टाइप 2 में स्टेट यूनिवर्सिटीज थी और टाइप 3 में ऑटोनोमस कॉलेज थे। अर्थात अब जो अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम हैं वो अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम स्टेट यूनिवर्सिटीज में ही चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पॉलिसी कहती है कि अब जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होंगे वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स केवल जो है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 इंस्टीट्यूट्स में चलेंगे, तो इट मीन्स कि अब अध्यापक शिक्षा के जो कार्यक्रम होंगे वो केवल विश्वविद्यालयों में ही आयोजित किए जाएंगे। तो इसका 4th पॉइंट है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम executed only in type 1 and type 2 HEIS means only universities। इसका मतलब ये हुआ कि केवल विश्वविद्यालयों में ही अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम चलेंगे। जो हमने कहा ना कि स्टैंड एलोन जो इंस्टीट्यूट्स होंगे उनको बंद किया जाएगा या फिर उनको मल्टीडिसिप्लिनरी में बदला जाएगा। और मल्टीडिसिप्लिनरी बदलने का मतलब है कि वो टाइप 1 या टाइप 2 में ऑब्वियस सी बात है आ जाएंगे, अपने आप को लेकर के आए। 5वां जो है, अब ये जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होगा जिन इंस्टीट्यूट्स में चलेगा, चूंकि बीएड केवल 4 इयर्स बीएड नहीं है, एक सामान्य सा बात चर्चा में आई कि क्या अब जो 2 इयर्स बीएड प्रोग्राम है क्या वो बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो 2 इयर्स बीएड प्रोग्राम है और जो 1 ईयर बीएड प्रोग्राम है वो तीनों चलेगा। अर्थात अब हम जो बीएड प्रोग्राम्स की बात करेंगे यहाँ पर, तो ये पॉलिसी क्या है, बीएड प्रोग्राम का एक व्यापक दायरा जो है वो दिखाती है। अब वो व्यापक दायरा है क्या, यानी 4 ईयर बीएड प्रोग्राम की भी बात कर रही है ये पॉलिसी, 3 इयर्स बीएड प्रोग्राम्स की भी बात कर रही है, 2 इयर्स बीएड प्रोग्राम्स की बात कर रही है और 1 इयर्स बीएड प्रोग्राम्स की भी बात कर रही है। अर्थात अब 4 तरह का बीएड का पाठ्यक्रम चलेगा। 4 वर्षीय भी होगा, 3 वर्षीय भी होगा, 2 वर्षीय भी होगा, 1 वर्षीय भी होगा। अब ये 4 वर्षीय किसके लिए होगा, ये आफ्टर 12th होगा, यानी ये 12वीं के बाद होगा। जो 12वीं के बाद सीधे टीचिंग में जाना चाहते हैं उनके लिए होगा। और ये जो होगा ये जॉब गारंटी वाला होगा प्रोग्राम। इसमें क्या है, जॉब गारंटी है या जॉब सिक्योरिटी कह लीजिए। अभी इसमें जॉब सिक्योरिटी होगी, अर्थात जो भी स्टूडेंट इसको करेगा उसको स्थायी रूप से निश्चित रूप से जॉब मिलेगी 12वीं के बाद। अब जो लोगों ने 4 ईयर इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम किया, चूंकि ये पॉलिसी 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम की भी बात करती है, तो जिन विद्यार्थियों ने 4 इयर्स इंटीग्रेटेड यूजी प्रोग्राम किया होगा, यानी 4 वर्षीय, यानी जिनका स्नातक ऑनर्स युक्त होगा, वो जो बीएड करने जाएंगे वो 1 ईयर का बीएड करेंगे। यानी जिनका स्नातक 4 साल का होगा वो जो है वो 1 साल वाला बीएड प्रोग्राम करेंगे।
क्योंकि वो 3 साल कर चुके होंगे वहां पर यूजी, और 1 साल में उनका जो है वो पीजी हुआ होगा। तो यूजी पीजी उनका दोनों कंप्लीट चूंकि माना जाता है। जो 4 ईयर बीएड यूजी करेगा तो उसको 1 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है वो अटेंड करना होगा। फिर जिन लोगों ने यूजी कर लिया यानी ग्रेजुएशन कर लिया है, जैसे अभी हो रहा है, तो आफ्टर यूजी जो स्नातक कर चुके हैं उनको जो बीएड प्रोग्राम मिलेगा वो 2 इयर्स का मिलेगा। यानी आफ्टर नॉर्मल यूजी जो बीएड होगा वो 2 इयर्स का होगा, एंड आफ्टर इंटीग्रेटेड यूजी जिनका ऑनर्स स्नातक होगा उनका जो बीएड होगा वो 1 वर्षीय होगा। और जो 3 वर्षीय है ये पार्ट टाइम जो है बीएड होगा फॉर नॉर्मल यूजी। जो नॉर्मल यूजी स्टूडेंट्स हैं अर्थात ये वाले, यहां पर आप लिख सकते हैं आफ्टर नॉर्मल यूजी। तो जो नॉर्मल यूजी कर चुके लेकिन उसको पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो उनके लिए बीएड 3 वर्षीय भी होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, ये जो तीनों प्रोग्राम हैं यानी बीएड 3 वर्षीय, बीएड 2 वर्षीय और बीएड 1 वर्षीय, ये उसी संस्थान में ही संचालित होंगे जहां पर 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम चलेगा। जहां पर 4 इयर्स बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स की मान्यता होगी जिस इंस्टीट्यूट्स के पास या जिस यूनिवर्सिटी के पास, वही यूनिवर्सिटी 3 इयर्स बीएड प्रोग्राम, 2 इयर्स बीएड प्रोग्राम और 1 ईयर बीएड प्रोग्राम्स को संचालित करने के काबिल होगी, योग्य होगी। जिसके पास 4 वर्षीय बीएड संचालित करने की मान्यता नहीं होगी वो संस्थान 2 वर्षीय, 3 वर्षीय या 1 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम संचालित नहीं करेंगे। जो सबसे महत्वपूर्ण जो है इस बीएड पाठ्यक्रम का जो है वो पहलू है, यहाँ पर उसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए, तो ये पॉलिसी जो है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रही है, लेकिन उस 4 ईयर बीएड डुअल डिग्री प्रोग्राम के साथ कई और भी जो है वो यूनिक चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे वो 4 ईयर बीएड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम टाइप 1 टाइप 2 यूनिवर्सिटी जो है इंस्टीट्यूट्स में ही चलेगा, और जहां 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चलेगा वहीं 3 इयर्स भी चलेगा, वहीं 2 इयर्स भी चलेगा, वहीं 1 इयर्स का भी बीएड प्रोग्राम चलेगा। किसी दूसरे या इंडिपेंडेंट जो है इंस्टीट्यूट्स में 1 ईयर या 2 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है वो संचालित नहीं होंगे। एक और जो आखिरी बात, एक अगली बात ये पॉलिसी बताती है वो ये है कि जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे, जितनी भी TEIs होंगी, उनको मेंटेन a network of public and private schools in near देयर कैंपस। कहने का तात्पर्य कि जितने भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे उन्हें अपने कैंपस के समीप नियर देयर कैंपस उन्हें सरकारी और निजी विद्यालयों का एक नेटवर्क बना करके रखना होगा, जहां पर जो अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थी होंगे या प्रोस्पेक्टिव टीचर्स होंगे उनकी इंटर्नशिप संचालित होगी, उनको फील्ड एक्सपीरियंस दिया जाएगा। अभी इस तरीके का कोई फॉर्मल नेटवर्क बनाने की बात नहीं है, जिसका जहां होता वहां इंटर्नशिप के लिए भेज देता है, लेकिन ये पॉलिसी कहती है कि जितने भी अध्यापक शिक्षक संस्थान होंगे उन्हें अपने परिसर के आसपास ही सरकारी और निजी विद्यालयों का एक तंत्र बनाकर, एक नेटवर्क बना करके रखना होगा, एक पूल बना करके रखना होगा, जहां पर उनके पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों का जो है वो क्षेत्र अनुभव या उनकी इंटर्नशिप जैसे तमाम जो रियल एक्सपीरियंस एक्टिविटीज है वो आयोजित होंगी। तो एक आपको यहाँ पर नेटवर्क मेंटेन करना होगा। इसके अलावा छोटी छोटी और भी बातें हैं, जैसे
ये टीचर्स को के लिए अगर हम इन सर्विस की बात करें तो जो दीक्षा पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है, उनको अधिक से अधिक, यानी जो अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए तमाम प्लेटफॉर्म है उनके अधिक से अधिक उपयोग करने की बात कहती है। अध्यापक शिक्षा में आईसीटी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की बात कहती है। प्रत्येक विश्वविद्यालयों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन इस्टेब्लिश करने की बात करती है। ये जितने भी तमाम फैकल्टी मेंबर रिटायर हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो अनुभवी एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों का एक राष्ट्रीय मिशन बनाने की बात करती है ताकि उनको एज अ मेंटर इस्टेब्लिश किया जाए। तो एक नेशनल मेंटर फॉर टीचर एजुकेशन चलाने की बात की जा रही है। जो नेशनल मेंटर ऑफ टीचर एजुकेशन है, इसमें जितने भी अवकाश प्राप्त या सेवानिवृत्त अध्यापक शिक्षा से जुड़े हुए वरिष्ठ शिक्षक हैं उनको उनका एक संगठन बनाया जाएगा। इसके अलावा जो पीएचडी में नव प्रवेशित विद्यार्थी होगा, तो पीएचडी के नव प्रवेशित विद्यार्थी को पीएचडी के दौरान कम से कम 8 क्रेडिट कोर्स करने की बात कह रही है। अध्यापक शिक्षा संस्थानों में जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके अपने प्रोफाइल में वेरिएशन लेने की बात कह रही है, अर्थात उन्हें अलग अलग तरीके के जो प्रोग्राम है, रिफ्रेशर्स कोर्स है, उनको अटेंड करके उनका जो प्रोफाइल है, एकेडमिक प्रोफाइल है, उसको ज़्यादा एक्सपेंड करने की, उसमें ज़्यादा विविधता लाने की बात कह रही है। और इस तरीके से पूरी की पूरी जो अध्यापक शिक्षा है, उस अध्यापक शिक्षा में सुधारात्मक बिंदु को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे एकल अध्यापक शिक्षा संस्थानों को बंद करके उन्हें बहुअनुशासनिक रूप में बदलना, रिटायर टीचर्स का एक समूह बना करके उनको एज अ मेंटर जो है रिक्रूट करना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एजुकेशन प्रत्येक यूनिवर्सिटी में ओपन करना, 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में को प्रारंभिक दौर में जॉब गारंटी के साथ जोड़ करके रखना। तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं अध्यापक शिक्षा से जुड़ी हुई। तो गाइस, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अभी भी बहुत कुछ चीजें हैं जो हमें यहाँ पर सीखनी है, चाहे वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ लिबरल आर्ट्स हो या नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम हो, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ पाली प्राकृतक एंड पार्शियन हो, बहुत सारे संस्थानों के स्थापना के बारे में पॉलिसी कहती है। तो एक आखिरी क्लास हम लोग अंत में लेंगे और वहाँ से ये जो है हमारी जो शिक्षा नीति है वो संपूर्ण होगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आखिरी क्लास पर और अगली क्लास पर कुछ नए सूचनाओं के साथ उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।